एवरीवन, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी नवंबर 24 एग्जाम की प्रिपरेशन। सर, आज हमारे साथ है सीए ट्विंकल संतवानी, जो हमारे साथ नवंबर 23 बैच में थी। पहले इनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं थोड़ा सा हर स्टूडेंट के बारे में बताता हूँ आपको। थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता दूं कि मेन पॉइंट्स आज हम क्या क्या लेने वाले हैं और ये आपको क्या क्या किन किन चीजों पे गाइड करने वाली है। जहां पे ये खुद थोड़ा सा बीच में फंसी थी, बट हाँ, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से नवंबर 23 को क्लियर किया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है स्टूडेंट के दिमाग में सबसे बड़ा डाउट होता है हमेशा बोथ ग्रुप्स को लेके कि सर सिंगल ग्रुप जाए सेकंड ग्रुप जाए। खासकर नवंबर 23 में तो बहुत बड़ा ये डिसीजन था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का इको लॉ एग्जाम था। तो वो सोचते थे कि इको लॉ के एग्जामेशन का बेनिफिट उठा के ग्रुप 2 को क्लियर किया जाए, फिर ग्रुप 1 को क्लियर किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट के उस समय क्लासेस भी चल रही थी, ट्विंकल की खुद की क्लासेस भी चल रही थी, जो मुझे याद है आज भी कि अगस्त मिड तक में ये क्लासेस फिनिश हुई थी। मुझे एक एक चीज अच्छे से याद है। इन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज ड्राफ्ट करके भेजा था कि सर मेरे लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट्स में मार्क्स इस तरीके से थे। इनका एक फियर भी था एफ जो अब एएफएम हो चुका है एसएफएम पेपर को लेके, जो मुझे आज भी याद है। आई थिंक ट्वेंटीज में नंबर थे, बट कैसे इन्होंने ट्वेंटीज को 60 एग्जामिशन में कन्वर्ट किया। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के, जो मैं एक एक करके इनके साथ लूंगा। नवंबर 23 बैच में बोथ ग्रुप स्टूडेंट थे, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया। एंड ग्रुप 1 में एवरी पेपर में इनका 50+ मार्क्स था, एंड एक में एएफएम पेपर में एग्जामिशन भी था, जो कि 22 से आई थिंक 22-27 से एग्जामिशन लाना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था, जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। तो सबसे पहले मैं सीए ट्विंकल संतवानी जी को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। आप बताइए अपने बारे में, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में ट्विंकल बताइए कि कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई, फिर हम एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। सो हाय एवरीवन। मैंने मेरी सीए की जर्नी फ्रॉम स्टार्टिंग इट इज वेरी स्मूथ, क्योंकि मैंने फाउंडेशन एंड इंटर फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। बट व्हेन कमिंग टू सीए फाइनल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यही होता है कि वहां पे अटेम्प्ट लगना शुरू होता है। और ऐसा सेम मेरे साथ भी हुआ था कि मुझे वहां पे 2 अटेम्प्ट लग चुके थे। और द मेजर थिंग जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट लगते हैं वो डिसिप्लिन। बिकॉज इंटर तक के भी हमारी फेस टू फेस क्लास नॉर्मली चलती है, तो टेस्ट सीरीज वगैरह की डिसिप्लिन रहती है। बट फाइनल में आके जस्ट बिकॉज हमको पता है कि अब हम सीए बनने वाले हैं, तो वो लैक ऑफ डिसिप्लिन आ जाती है, जो मुझे साहिल सर की मेंटरशिप ज्वाइन करने के बाद वो बिल्कुल नहीं लगी। आप जो 2-3 डेज के बाद जो टेस्ट होती थी, वो एकदम बूस्टर थी कि हमको पता होता था कि अब हम किस स्टेज पे उस टाइम पे ये वो टास्क होता था कि हम वो चैप्टर तो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं कर पाते थे। बट ये पता है एग्जाम टाइम पे कि हमारा वो चैप्टर बिगड़ा हुआ है, तो हम एग्जाम टाइम का जो लीव होता था हम उस पे वो काम कर पाए। तो ये मेरा वो हुआ था जर्नी का। और ये फ्रॉम 27 to 60 मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क था, बट साहिल सर हेल्प मी अलॉट, क्योंकि वो जो टेस्ट सीरीज होती थी, और मैं एसएफएम की टेस्ट मैंने बहुत दी थी, जो मुझे बहुत हेल्प की थी। और जो लास्ट डे में साहिल सर जो क्वेश्चंस देते थे कि इस चैप्टर से ये 2-3 क्वेश्चंस हम्म। इंपॉर्टेंट है, और रियली इस फिल्म में अराउंड 12 to 18 मार्क्स के सेम टू सेम क्वेश्चंस आए थे। तो वो एक आपको नहीं पता पड़ेगा कि कब वो एड ऑन कर जाएंगे आपके मार्क्स। बहुत बार तो आपने ये भी बताया था कि टेस्ट के क्वेश्चन एग्जाम में भी, या जहाँ पे आप आईसीए का मॉक देते थे वहां पे भी मिल जाता था। हाँ। ये भी चीज आपको एक कॉन्फिडेंस का काम करता था, क्योंकि वो टेस्ट में हमेशा ये नहीं एक होता कि आप गलतियों को सिर्फ ठीक करते हो, आप कॉन्फिडेंस भी एक तरह से गेन करते हो टेस्ट देके कि हाँ ठीक है, मुझे 70-75 आ रहा है। मुझे लगता है कि आपको एएफएम एसएफएम के टेस्ट में आई थिंक 80 अप्रोक्सीमेटली आपके मार्क्स आए थे। तो मैंने बोला था कि आप टेंशन मत लो, एग्जामिशन अपना बन जाएगा। सर, लास्ट टेस्ट आपने एसएफएम को फुल टेस्ट दिया था, आई थिंक 75-80 मार्क्स थे आपके वहां पे। इसका लॉ का जो मॉक आने से पहले सर का क्वेश्चन पेपर था वो बन चुका था, और मॉक टेस्ट आईसीआई का बाद में आया था, और सेम टू सेम क्वेश्चन थे। तो मुझे उस टाइम सरप्राइज हो गया था कि सर का क्वेश्चन पेपर पहले आया था और आईसीआई का मॉक बाद में आया था, और दोनों के क्वेश्चन सेम कैसे आए हैं। और ये मैंने सर से भी क्वेश्चन पूछा हाँ, था कि बहुत सारे क्वेश्चन उसमें रिपीट हुए थे। देखो, एक चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को बता दूं, जहां पे ये बोलिए क्वेश्चंस को लेके आपको बता दूं कि जब भी ये टेस्ट पेपर सबमिट करती थी, इनका एक क्वेश्चन होता है, सर कहाँ पे और इम्प्रूव करना है। एंड मैं हमेशा इनको 1 से 2 मिनट का वॉइस क्लिप भेजता था, एंड ये बहुत अच्छे तरीके से लेसन सुनती थी। तो इसलिए बोलता हूँ हमेशा कि अगर आप कहीं भी मेंटरशिप के लिए जा रहे हो, एटलीस्ट सामने वाले मेंटर पे आपको थोड़ा सा फेथ करना पड़ेगा, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नहीं हो जाएगा, देख लेंगे, संभाल लेंगे। बट नहीं, इनका एक चीज बहुत अच्छा था कि नहीं, इन्हें सुनती थी, समझती थी कि ठीक है
सर ने बोला ये चीज काम करना पड़ेगा, एंड उस पर वो इम्प्रूव करती थी। हर टेस्ट में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते, बिकॉज इनका हर टेस्ट में होता था सर ये बता दो कि अब कहाँ पे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट का है, और नहीं तो एक लर्निंग कर्व सेट हो जाता था। मैं इनको यही बोलता था कि नाउ आप एक बहुत अच्छे फेज में आ चुके हो, बस इसको कंसिस्टेंटली वे में आपको लेके चलना पड़ेगा। तो ट्विंकल, आप एक चीज बताओ कि सबसे पहले बात की आप जिस रेफरेंस में थे वो भी हमारे साथ मेंटरशिप स्टूडेंट्स थे। मई 23 आप जिस रेफरेंस पे आए थे, देन आपने भी बहुत सारे स्टूडेंट को रेफरेंस भेजा, तो सब कहीं ना कहीं आप समझ पाते हो एक प्रॉपर एक कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट मिल पाता है। तो ट्विंकल बताओ, मेंटरशिप से सच में फायदा कितना हुआ? सर फायदा तो बहुत हुआ है। मैं स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि जब हम फाइनल में आते हैं, एक तो हमारी क्लासेस हमारे ऑफिस के साथ होती है, जिसके साथ हमारा वो कोर्स के साथ इतना सिंक नहीं होता है। फिर नेक्स्ट जब हम प्रिपरेशन स्टेज में आते हैं तो हम प्रिपेयर करते ही रह जाते हैं, हम अपने आप को कभी टेस्ट नहीं कर पाते हैं कि हम किस स्टेज पे, हम किस पोजीशन पे फॉल कर रहे हैं। बट जब हम 100 लोगों के साथ compete करते हैं, कोई फर्स्ट सेकेंड थर्ड आता है, वो ऑफिस के साथ भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड आता है, और हम घर पे 6 6 मंथ की प्रिपरेशन के बाद भी हमारा रैंक वो नहीं आता है, तो वो बहुत हिट किया। और वही मेंटरशिप में बहुत हेल्प मिली कि जब हमारे साथ ग्रुप ऑफ पीपल है, हमको उस ग्रुप में दिख रहे हैं कि 100 लोगों में हमारा रैंक 60 या 70 है, तो हमको इम्प्रूव करना है। ये चीज पॉइंट कर लो स्टूडेंट, जो भी आप आने वाले अपकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए प्रिपरेशन करने वाले हो, रैंक लिस्ट जो मैं निकालता हूँ वो कहीं ना कहीं आपको हिट करेगा, आपको एक रियल फैक्ट दिखाएगा कि आप कहाँ पे एक्चुअल स्टैंड कर रहे हो। तो आपको एज अ मोटिवेशन, आपको एज अ बूस्ट करने के लिए काम आएगा कि ठीक है ना, अगर मैं 50 60 पोजीशन पे भी हूँ तो मुझे 1 to 10 पोजीशन पहुंचना है। तो ये जो मैं हर टेस्ट पर रैंक अपलोड करता हूँ वो सच में स्टूडेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन है, जैसे अभी तो पेपर 6 पेपर हो गए, उसमें से आप अभी जो इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन को साइड कर दो तो 5 मेन पेपर है। पहले ये चीज तो आपको समझ जाओ 8 पेपर्स होता था, एंड आपकी क्लासेस चल रही थी, तो आप 8 पेपर को कैसे टाइमली एलोकेट कर पाते थे, कितना टाइम देते थे, बोथ ग्रुप्स के प्रिपरेशन में कितने घंटे आपने पढ़ाई की, लास्ट मंथ में क्या घंटा कहाँ से कहाँ पहुंच गया आपका स्टडी आवर्स, ये थोड़ा बताओ कि आपने कैसे। तो देखो एक पेपर तो आपका एग्जामिशन था, बट 7 पेपर्स जो थे उसको आपने कैसे टाइमली एलोकेट किया, कितना टाइम दिया, एंड कितनी घंटे की आपकी सिटिंग होते गई एग्जाम डेज पहुंचते पहुंचते तक? जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मेरी सिटिंग उतनी नहीं होती थी, ऑन एंड अराउंड 11 to 12 आवर्स होती थी। बट जैसे टाइम आते गया तो वो 14 15, एकदम जेन्युइनली 14 15 आवर मेरी सिटिंग्स होती थी। और मेरी क्लासेस के साथ मेरा ग्रुप 1 में अटेम्प्ट्स लग चुके थे, तो मुझे पता था कि मेरा ग्रुप 1 इज वीक, स्ट्रांग हो चुका है, मुझे ग्रुप 2 में कुछ नहीं आता है। तो मैंने ग्रुप 1 को क्लासेस के साथ करना स्टार्ट किया, तो वो मेरा वहीं पे स्ट्रांग हो गया था, और बाकी टाइम मैंने ग्रुप 2 किया था। और एक चीज आपने भी बोली थी कि नंबर ऑफ रिवीजन पे आप ध्यान नहीं दो, ये मेरे साथ हुआ था कि माइंडसेट होता था कि 3 या 4 रिवीजन तो होने ही चाहिए, बट मेरे 2 रिवीजन हुए थे। बट क्वालिटी रिवीजन हुए थे और मैंने टेस्ट के साथ दिए थे, तो इसलिए मुझे आगे एक्सेल हुआ मेरा। देखो स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग एक पॉइंट और है कि देखो जैसे आप लोग ये सोचते हो ना कि आप दिमाग में पता नहीं क्या बैठ के बैठते हो कि मुझे 5 रिवीजन करना है, मुझे 6 रिवीजन करना है, मुझे 7 करना है, इस वजह से आप क्वालिटी का एक रिवीजन भी सही तरीके से नहीं कर पाते हो। आप इतना आगे का क्यों सोचते हो जब आपके पास करंट टाइम में, अगर आप, मैं सिंपल बोलता हूँ, अगर आपने यूनिट वाइज अगर आपने एक क्वालिटी रिवीजन भी अच्छे तरीके से किया है तो दूसरा रिवीजन बहुत आराम तरीके से हो जाता है। आप 3 4 5 मत सोचो, आप बस ये सोचो कि कैसे एक तरीके से क्वालिटी रिवीजन करके मुझे प्रॉपर तरीके से तैयार करना है, दूसरा तीसरा में टाइम नहीं लगता है। तो ट्विंकल ये बताओ कि 7 पेपर्स को कैसे मैनेज किया आपने, कितना कितना टाइम दिया, और सबसे चैलेंजिंग कौन पेपर था, और सबसे स्मूथली किस पेपर में आपने मतलब आपका निकल गया, मतलब ठीक है यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं इस पेपर को आराम से कर लूंगी, ड्यू टू सम प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है, कभी आईडीटी में काम किया या एएफएम में, बट कुछ चैलेंजिंग पेपर होते थे कि यहाँ पे मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है? हाँ, जैसे मेरे को एएफएम में फर्स्ट अटेम्प्ट में 27 मार्क्स आए थे, और सेकेंड अटेम्प्ट में भी मेरे ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे, तो मैंने उसको ले लिया था। मेरा टारगेट था कि मुझे 27 को 72 करना है, ऑल दो 72 हुए नहीं, वो 60 तक के ही आए, बट वो मेरा टारगेट था। मुझे पता था कि जो पेपर मेरा वीक है, मैं रात को उसको 15 20 मिनट एक बार स्टडी मेट से क्वेश्चन उठा के देख ही लेती थी। और ये स्टडी मेट का एक बहुत अच्छा वो है कि आपको जो सॉल्यूशन है वो एंड में दिया होता है, तो आप उसको 15 20 मिनट की एज अ टेस्ट लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो, या हर सब्जेक्ट में एप्लीकेबल होता है, और स्टडी मेट सबके लिए सेम ही बना हुआ है। तो मेरा ये एसएफएम के लिए और डीटी के लिए होता था, क्योंकि डीटी भी बहुत वास्ट है और उसमें उतनी लीड्स मिलती नहीं है, तो मुझे डीटी में भी डर रहता था, तो मैं स्टडी मेट के क्वेश्चन एज अ टेस्ट रात को 15 20 मिनट कर लेती थी।
ओके ट्विंकल, जैसा कि आपने नवंबर 23 एग्जाम क्लियर किया, मैंने हर नवंबर 23 एग्जाम वाले से एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ कि एफआर पेपर के बाद क्या एक्सपीरियंस था। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कॉल आए थे एफआर पेपर के बाद कि सर अब पेपर स्किप कर देते हैं, ग्रुप 2 पे शिफ्ट होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने ग्रुप 2 पे भी शिफ्ट किया। तो आपका एफआर पेपर के बाद क्या एक्सपीरियंस था, कि पेपर वॉज टफ बट आपने उसको कैसे टैकल किया and क्या एक्सपीरियंस था वो बताओ थोड़ा सा। हाँ, एफआर पेपर वॉज आउट ऑफ बॉक्स, कुछ भी क्वेश्चन सेम नहीं थे। बट हाँ, कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो एलडीआर के क्वेश्चन से मैनेजेबल थे, तो इतना तो पता था। और ऐसे कि किसी भी पेपर में 40 तक के लाना इज मैनेजेबल। तो मैंने वो वाला पार्ट कवर कर लिया था, और मुझे इतना था कि एटलीस्ट 40-42 तो मेरे आ जाएंगे। और मेरे मार्क्स 50 के प्लस गए थे, और मैंने उस पेपर के बाद उसको सोचना छोड़ दिया था। मैंने मेरा पूरा फोकस एसएफएम में था, बिकॉज एफआर तो जा चुका था। तो इसीलिए मतलब मैंने एसएफएम पे ही पूरा ध्यान दिया था, और उसमें मुझे एग्जामेशन आई। तो देख लो स्टूडेंट्स की दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बात कि जो हो गया उसको भूल जाओ, उसको लेके आप बैठे मत रहो कि मेरा एफआर पेपर ऐसा चला गया वैसा चला गया। इससे क्या होता है, आने वाले पेपर्स आपके इम्पैक्ट में इम्पैक्ट पड़ जाता है। जहाँ पे आपको एग्जामेशन मिलने की उम्मीद है वहां पे आप 40-45 में आप लेके बैठ जाते हो। इसलिए आपको कम से कम आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड एक चीज और, कि जितना भी आपका एफआर पेपर लास्ट का हुआ है इससे टफ अटेम्प्ट तो नहीं होगा, बट स्टिल जैसे ट्विंकल ने बोला, उससे पहले मैं भी हेमंत से इंटरव्यू ले रहा था, सबने इतना ही बोला कि 40 मार्क्स तो आपको आईसीआई देगा। तो आपको कितना भी टफ पेपर आए आपको 40 मार्क्स तो सर्च करना पड़ेगा एंड वो ढूंढना पड़ेगा। 40 मार्क्स तो आपको आईसीआई देगा कि हाँ यहाँ पे आप लिख लो 40 मार्क्स का। यस, उसके ऊपर लाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। फिर डिपेंड करता है कि आपके कॉन्सेप्ट किस लेवल के एंड कैसे आप उसको टैकल कर सकते हो। बट 40 to 45 लाना कोई चैलेंजिंग नहीं है। कितना भी टफ पेपर आप आईसीआई का 10 साल का भी उठा लोगे तो ये चीज लाना ईजी है। ठीक है ट्विंकल, एक क्वेश्चन और है। जैसे मेंटरशिप बैच में लास्ट में मैंने कुछ इंटरव्यू लिए थे, तो कभी ऐसा भी होता है कि लाइक अटेम्प्ट्स लगते हैं तो थोड़ा सा सोसाइटी प्रेशर बन जाता है, फैमिली प्रेशर बन जाता है कि चलो अब हो रहा है अटेम्प्ट, हो रहा है तो शादी वादी कर लो, फिर आगे बढ़ो, फिर उसके साथ पढ़ाई करो। ऐसा भी आपने कभी फेस किया बीच में? अगर किया है तो उसको कैसे टैकल किया है? क्या कौन बीच में आपको सपोर्ट किया इस जर्नी में, लाइक इस सब प्रेशर सिचुएशन हैंडल करने के लिए? हाँ, जब मैंने मतलब जब मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट लगा तो वो तो नॉर्मल होता है सीए में अटेम्प्ट लगना। बट जब मैं सेकेंड बार फेल हुई थी तो वो सबका आ गया था कि मैं कैसे फेल हो सकती हूँ, बिकॉज मेरा एकेडमिक हमेशा से स्ट्रांग रहा है। और वो बहुत ही प्रेशराइज था। मैं एक सॉर्ट ऑफ डिप्रेसिंग स्टेट पे फ्रेंड ने और फिर हितेश ने मुझे ये रिकमेंड किया था मेंटरशिप। और मैं आज भी ऐसा है कि मैं सीए बनी तो इस मेंटरशिप के कारण, और हितेश ने ही रिकमेंड किया था। तो वो मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट था। और हाँ, लोग तो बोलते ही रहते हैं, बट उस समय फोकस है कि अब एक गो देके आप अगर देख लो, आप अपना 100% दे दो। फिर नहीं होता है तो देखेंगे, बट आप अपना 100% जब तक आप खुद से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप सोसाइटी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है, खुद में आपको कॉन्फिडेंस पड़ेगा। देखो जैसा ये बता रही है हितेश, मैं बता दूं हितेश के बारे में भी, उनसे मेरी जनवरी 23 में बात हुई थी, मई 23 के लिए वो प्रिपेयर कर रहे थे। तो वो भी मतलब आप ये समझो छोटा सा फोन रखते थे, वो मेरा मैसेज मैसेज बात होती थी। फिर मैंने उनको व्हाट्सएप इंस्टॉल कराया फॉर टारगेट्स एंड टेस्ट। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मई 23 क्वालिफाई किया। अब 100 चार्टेड अकाउंटेंट मई 23 बैच के हितेश थे। फिर उनके रेफरेंस में ट्विंकल एंड एक यश बंसल है, उन दोनों ने साथ में ही नवंबर 23 क्वालिफाई किया। एंड देन अभी इस करंट बैच में जो मई 24 है, ट्विंकल के काफी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। And अभी रिजल्ट अवेटेड है, देखते हैं कैसा रहेगा क्या रहेगा। उनके साथ भी कुछ इंटरव्यू हम शेड्यूल करेंगे। ट्विंकल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मोमेंट व्हेन यू सॉ योर रिजल्ट? क्या था एक्सपीरियंस, सिचुएशन क्या था, कैसा था जब रिजल्ट आया, कहाँ पे थे, क्या था, उसके बारे में थोड़ा बताओ आप। मोमेंट लाइक हम स्पिरिचुअल, वी हिंदूज आर वेरी मच स्पिरिचुअल, तो मैंने मंदिर में ही जाके अपना रिजल्ट देखा था। और मेरे को हमेशा ऐसे ही होता था कि हम भगवान से मांगते हैं कि सीए बना दो, और मैंने उनके उनके सामने ही खड़े होकर रिजल्ट देखा था। तो वो तो मेरे लिए एकदम अलग ही था कि उन्होंने ही मुझे दिखाया था कि तू कर सकती है। और मैं उसी समय उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं पास हुई थी, और मैं सीए बनी थी। तो वो मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग मोमेंट था। और सबको बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है कि जब आप इतना अच्छा करते रहते हो, और फिर बाद में एक होता है कि थर्ड अटेम्प्ट लगता है, तो उसके बाद एक्सपेक्टेशन और हो जाती है कि अब कितने लगते जाएंगे। वो एक लूप बनना क्रिएट हो गया था मेरे सीए वाले एग्जाम्स में, फाइनल में। तो मुझे भी ऐसा टेंशन था कि कब ये क्लियर होगा। और वो जब था कि नो डाउट पेपर, अगर हम 8 पेपर देखें और अभी अगर 6-7
होते हैं, सारे पेपर कभी भी अच्छे नहीं जाते हैं, वो बिल्कुल। डाउट रहता ही है, बट कोई ना कोई पेपर एक दूसरे को आके वो बैलेंस आउट कर लेता है और आप फिर पास हो जाते हो। तो किसी भी एग्जाम पे आके वो हिम्मत नहीं हारनी है हमको कि हमारा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा भी एफआर उतना अच्छा नहीं गया था, बट उसके अगेंस्ट में मेरा एसएफएम और ऑडिट अच्छा गया था। फिर मेरा लास्ट आईडीटी अच्छा नहीं गया था। तो वो लेकिन सारे पेपर एक दूसरे को बैलेंस आउट किए थे। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। इसलिए देखो, कभी भी आप एक पेपर के बाद, स्पेशली वो मैं तो बोलता हूँ नवंबर 23 इसलिए भी टफ था क्योंकि हमेशा हम देखते आते थे ऑडिट पेपर टफ, लॉ पेपर टफ, तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं डालता था नेक्स्ट पेपर को लेकर। बट पहला पेपर टफ होना तो आप समझ लो आने वाले 7 पेपर्स को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट डालता है। इसलिए अभी भी आप दिमाग खोल के समझ जाओ कि पेपर कितना भी टफ हो जाए, आपको आगे बढ़ना है। मैं बोलता हूँ आप एग्जामेशन के रिगार्डिंग हर पेपर में सोचो। इन केस चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ कि अगर किसी पेपर में आपके 30-35 बनते हैं, बट अगले कोई पेपर में आपका एग्जामेशन बनता है, तो आने वाले अपकमिंग आइटम में वो पेपर शायद टफ आ जाए, इसमें आपका एग्जामेशन हो एंड आप शायद क्लियर कर जाओ। तो हमेशा थोड़ा सा पॉजिटिव सोच के बैठो, नेगेटिव कभी सोच के मत बैठो। ट्विंकल, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पूरे सीए जर्नी में कोई एक पर्सन जिसने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, कि हाँ इनके वजह से आज हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कोई एक पर्सन जिसने बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपके लाइफ में या आपके सीए जर्नी में, स्टार्टिंग से अभी तक में? बी तक के मेरे पेरेंट्स ने, मतलब मेरी पूरी फैमिली ने, उन्होंने ही मुझे बोला था सीए करने, बिकॉज मुझे सीए नहीं करना था, मुझे लॉ या फिर एमबीए में जाना था। ओके। बट मेरे पापा और मेरे भाई ने बोला था कि सीए कर ले, क्योंकि हमारे फैमिली में ही 3-4 सीए। तो ऐसा था कि जीन्स में तो सीए तो हो जाएगा। बट जब लास्ट में मेरा नहीं हो रहा था तो मेरा एकदम ऐसा था कि आपने ही बोला था सीए करने, तभी मैं सीए में आई हूँ। बट नाउ जब वो क्लियर हो जाता है तो सीए बनने के बाद लाइफ चेंज होती है, नो डाउट। बस ये वाला एक फेस होता है जहाँ पे आपको बहुत स्ट्रगल करना होता है, और ये स्ट्रगल अगर कर लेते हैं तो फिर लाइफ तो सेट है सीए बनने के बाद। ओके। ट्विंकल, एक चीज और बताओ, जैसे आप बीच में बहुत कंफ्यूज थे, मुझे भी याद आ रहा है कि आप सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप को लेके काफी कंफ्यूज थे, तो इसको कैसे शॉर्ट आउट किया? क्योंकि आपकी क्लासेस भी चल रही थी, आई थिंक जुलाई जून के टाइम में आपके ग्रुप 2 की कुछ क्लासेस चल रही थी, ठीक है, प्लस में आपका ठीक है हम्म। इक्वल एग्जाम था, बट क्लासेस के साथ जब आपको पता है कि नवंबर में पेपर है, जून जुलाई में क्लासेस चल रही है, तो कैसे डिसीजन बनाया कि नहीं अब बोथ ग्रुप जाना है तो जाना है? तो ये कैसे मतलब दिमाग में कैसे आपने, देखो बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं यहाँ पे कि क्लासेस चल रही है, क्लास के साथ साथ सीए क्लियर करना मुश्किल हो सकता है, हम एक काम करते ग्रुप 1 दे देते, ग्रुप 2 बाद में देते, बट आपने कैसे दिमाग को शांत किया कि नहीं ठीक है जाना है, बोथ ग्रुप जाना है, जो मेहनत है एक बार कर देते, तो इसको कैसे शॉर्ट आउट किया आपने? क्योंकि मैंने एक बार 2 बार मैंने ग्रुप 1 देके देखा था, तो मुझे ये फाइंड आउट हुआ कि मैं अगर इंडिविजुअल भी सब में पास हो जा रही हूँ तो मेरा एग्रीगेट नहीं बन रहा है, क्योंकि ग्रुप 1 में इंडिविजुअली 200 लाना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी लॉ, अभी तो लॉ नहीं है, बट लॉ या ऑडिट में कहीं ना कहीं मैं अटक ही रही थी, तो मेरा नहीं आ रहा था, और यहाँ मैं एसएफएम में भी फेल हो रही थी। तो मुझे ये तो क्लियर हो गया था शुरू से कि अब अगर एग्रीगेट बनाना है तो बोथ ग्रुप ही देना पड़ेगा। वो 3 मंथ हो मेरे पास टाइम भी कम था, 3 मंथ्स थे, और मेरी क्लासेस भी चल रही थी। 1 अगस्त को मेरी क्लास कंप्लीट हुई थी, और फिर मैंने सेकेंड ग्रुप पे किया था, क्योंकि तब जब तक क्लास चल रही थी मुझे पता था मेरा ग्रुप 1 बहुत स्ट्रांग हो गया था, क्योंकि मैंने टेस्ट वगैरह दे दी थी। फिर मैंने ग्रुप 1 छोड़ के ग्रुप 2 पे मैंने पूरा फोकस किया था। लास्ट के 15 डेज में मैं वापस ग्रुप 1 पे आई थी, और फिर देन वो स्मूथली चला था। ओके ओके ओके। ट्विंकल, जैसे आप बता रहे हो कि ठीक है सीए बनने के बाद सब सेट हो जाता है, सब कुछ ओके है, तो आप थोड़ा बताओ सीए बनने के बाद अभी कहाँ पे हो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? स्टूडेंट को थोड़ा वो भी एक मोटिवेशन मिलना चाहिए कि ठीक है टाइम लगता है, क्या कैसे है, जॉब कर रहे हो, प्रैक्टिस है, थोड़ा उसके बारे में आप थोड़ा बताओ। मैं अभी जॉब कर रही हूँ एक टॉप 20 सीए फर्म है मुंबई में, वी सिंह एंड एसोसिएट्स में। तो एज अ पेड असिस्टेंट मैं वहां पे जॉब कर रही हूँ। और हाँ, आप जब छोटे छोटे Tier 3 सिटीज या और स्मॉल टाउन से होते हो, और आप जब मुंबई आते हो, अभी मैं फ्रॉम रायपुर आई शिफ्टेड टू मुंबई, तो मैं मुंबई आई हूँ, तो वो लाइफ चेंज हो जाती है। और आप जॉब कर रहे हो एज अ सीए, तो रिस्पेक्ट सबको ही आपके तरफ आ जाती है। तो वो मेरा मतलब मेन मोटिव ये है कि स्ट्रगल लगेगा, और बहुत टाइम कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जब आप अपने टारगेट्स देते हो और हम अपने टारगेट्स पे। वो बहुत टाइम एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आती है, हर स्टूडेंट के साथ आती है, क्योंकि मैंने भी अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको मतलब सर की बात ही माननी है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम अच्छा कर लेंगे, और हम वो टेस्ट वगैरह इग्नोर कर लेते हैं। ये मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में किया था, मैंने टेस्ट सीरीज तो परचेस की थी, बट मैंने इग्नोर की थी कि अभी हम सेल्फ रिवीजन ही करते हैं। बट टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्फ रिवीजन सब कर लेते हैं, बट ये नहीं पता होता है हम कहाँ लैग कर रहे हैं।
ओके, बहुत जरूरी है। देखो, सेल्फ इवेल्यूशन ठीक है, बट सामने वाला जो आपको इवेल्यूशन करके देता है तो आपको एक रियल फैक्ट, रियल आईना दिखता है कि ठीक है अभी और इम्प्रूवमेंट की नीड है, एंड और इम्प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा सा कंपटीशन होता है बैच में, तो एक और पुश करता है कि ठीक है यार, हम टेस्ट नहीं दे रहे, लोग टेस्ट दे रहे, तो एटलीस्ट हमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा इस चीज को लेकर। ट्विंकल देखो, कहीं ना कहीं पूरे सीए जर्नी में अप्स एंड डाउन आते होंगे, ठीक है, स्पेशली फाइनल्स में तो ज्यादा देखने को मिलता होगा कि आज डिमोटिवेट हो गए, आज कुछ बन नहीं रहा है। तो इसको कैसे टैकल करते थे? कभी कभी होता नहीं है कि हाँ, जैसे मैं खुद बताता हूँ, मैं खुद अपने प्रिपरेशन टाइम में जब मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता था, तो मैं जॉग पे निकल जाता, रनिंग पे निकल जाता था, 2-3 किलोमीटर प्रॉपर, मतलब 1-2 घंटे प्रॉपर रनिंग करके आता था, तो तब जाके दिमाग थोड़ा शांत होता था, तब वापस से मैं अपना पढ़ाई करने बैठता था। तो आप इसको कैसे टैकल करते थे? क्योंकि देखो, गारंटीड है, मैं बोलता हूँ कि प्रॉपर 6 मंथ्स के प्रिपरेशन आप प्रॉपर लीव पे हो गए, उसमें ऐसा होता होगा कि 20-30 डेज की नहीं, अब नहीं हो रहा है, मुश्किल लग रहा है, बहुत सारी चीजें याद कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, याद कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, एंड डाउन फील कर रहे हैं, तो उसको कैसे टैकल करते थे आप? हाँ, टैकल करने का मतलब मेरा तो ये है कि जिसको जो अच्छा लगे, जैसे मुझे यूट्यूब वीडियोस देखना अच्छा लगता था, व्लॉग्स एंड ऑल, तो अगर मैं कुछ अचीव करती थी या मेरा टारगेट नहीं हो रहा है पूरा, तो मुझे आज पता है कि मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, तो वो टाइम हम ये रिग्रेट करें कि हमसे पढ़ाई नहीं होगी, उससे अच्छा उस टाइम हम अपने आप को दें, क्योंकि वो ये बात है कि हम 6 मंथ पूरे लगातार नहीं पढ़ सकते, कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आता है। तो मैं यूट्यूब्स पे ब्लॉग्स वगैरह देख के फिर नेक्स्ट आने वाले वो खुद ही एक चार्ज हो जाता है माइंड की, अब हमको पढ़ना है, तो वो आगे वाले 2-3 आवर्स वो एड ऑन ही करते हैं। तो ब्रेक लेने के लिए, सोचने के लिए, और अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो जबरदस्ती नहीं पढ़ना चाहिए, ये मेरा पॉइंट है। तो आप इस 6 महीने की प्रिपरेशन में सोशल मीडिया पे एक्टिव थे? बहुत सारे स्टूडेंट डीएक्टिवेट कर देते हैं, आज से इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, आज से फेसबुक नहीं चलाना है, यूट्यूब नहीं देखना है, आज से पढ़ाई करना है, ऐसा था? या आप चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखते हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब करने में कोई दिक्कत ऐसा नहीं है, तो क्या था, किस केस में थे, इधर वाले में या इधर वाले में? नहीं, मेरा सोशल मीडिया, मैंने इंस्टा की आईडी तो सीए में आने के बाद ही डीएक्टिवेट कर दी थी, मैंने सीए बनने के बाद ही इंस्टाग्राम की आईडी बनाई है। और मेरा व्हाट्सएप भी आपका वो ग्रुप्स एंड ऑल के कारण ही चालू था। बाकी मेरा सोशल मीडिया से पूरा ही कट ऑफ था, क्योंकि मेन पॉइंट क्या होता है कि जब हम सब पढ़ते हैं तो अगर किसी किसी भी एक फ्रेंड की कुछ भी बात अगर लगती है, तो वो 2-3 दिन तक के हैम्पर करती है। तो मुझे बहुत अफेक्ट होता है, और लोगों को होता है अफेक्ट, कि अगर किसी ने बोल दिया मेरे 4 चैप्टर हो गए बट मेरे तो 3 हुए, या कोई कॉन्सेप्ट किसी को किसी अलग तरीके से समझ में आता है और हमको किसी अलग तरीके से, तो वो भी हैम्पर करता है कि इसको इतना अच्छे से कैसे समझ में आया। तो इसीलिए मैं लोगों से बहुत डिटैच होती थी, और मेरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे ही होता था। अच्छा रिंगल, जैसा आप बता रहे लोगों से डिटैच होते थे, तो जैसा कि सबके पास सुनता हूँ कि फ्रेंड सर्किल होता है रिगार्डिंग डाउट डिस्कशन, तो आपका भी कोई फ्रेंड सर्किल था, या आप चलो आप से वन वे में निकल गए कि नहीं मैं खुद में पढ़ती हूँ, खुद में जो भी डाउट डिस्कशन ये सब खुद में सॉल्व कर लेती हूँ, ऐसा कुछ था फ्रेंड सर्किल जो आपके 6 मंथ के प्रिपरेशन में, या खुद से ही सब कुछ कर हाँ, लेते नहीं, मेरा फ्रेंड सर्कल था, हम जो जितने भी अभी मतलब हमने साथ में एग्जाम्स दिए थे, तो हमारा एक ग्रुप था, हम अपने डाउट्स वहां पे डालते थे, और उसके बाद जिसको जितने बजे टाइम मिलता था वो उतने से वो उतना डाउट तक के ही होता था, हमारी कोई भी बात नहीं होती थी उसमें। और जो क्लियर कर लिए, जो रिसेंटली क्लियर करते थे, मेरा फोकस उन पे भी होता था, मैं उनसे भी डाउट पूछती थी। अगर आप अभी रिजल्ट आएगा, तो जो जो अभी एग्जाम दे रहे हैं उनको रिसेंटली बहुत याद होता है कि कैसा क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने रिसेंटली क्लियर किया था, और वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिसेंट जॉब ढूंढते ही रहते हैं, तो वो थोड़े तो फ्री होते हैं, तो वो भी आपको हेल्प करते हैं। तो मैं इनसे भी डाउट पूछती थी, और जो हम साथ में पढ़ रहे हैं मैं उनसे भी पूछती थी। ओके, मतलब डाउट्स के लिए आपके पास फ्रेंड सर्किल थे, एंड सीनियर्स आप हेल्प लेते रहते थे कि आप जो भी अपडेटेड चल रहा है सीए एग्जाम्स को लेके, वो आप पहले से क्लियर रहते थे। तो स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग में बता दूं कि थोड़ा सा आपको अपना जो अपकमिंग अटेम्प्ट्स है उसके रिगार्डिंग पहले से पता होना चाहिए कि पेपर किस लेवल के आ रहे हैं, आईसीआई किस टाइप के पेपर्स बना रहा है। वो तभी आप जान पाओगे जब आप फ्रेश अटेम्प्ट देने जा रहे हो, तो आप जो अटेम्प्ट दिए उनसे जरूर डिस्कस किया करो अपने पेपर्स को, तो आपको क्लियर आइडिया मिल पाएगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे, आपने बहुत अच्छे तरीके से सबको डील किया। एक लास्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन कि नवंबर 24 के स्टूडेंट्स के लिए, देखो अभी तो मई 24 में तो आपके काफी फ्रेंड्स थे, ठीक है, तो उन्होंने पेपर दिया, बट नवंबर 24 अटेम्प्ट्स में अभी काफी स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, काफी स्टूडेंट्स अभी पेपर देने वाले हैं। तो कुछ सोर्स ऑफ मोटिवेशन बता दो कि ठीक है, आप कभी भी डाउन फील करो, लाइक यहाँ से आप उठ सकते हो, कि आगे चीजें ठीक है। एक चीज और बताओ, चलो इससे पहले तो मुझे बताओ, ऑफिस ज्यादा हेक्टिक है या पढ़ना ज्यादा हेक्टिक है? बहुत सारे लोग रोते रहते हैं पढ़ना सर, ज्यादा है।
बहुत सारे लोग रोते रहते सर ऑफिस बहुत हेक्टिक है, सुबह जा रहे हैं रात में आ रहे हैं, बट मुझे लगता है ना वो चेयर टेबल लगा के पढ़ना थोड़ा ज्यादा हेक्टिक हो जाता होगा, कि क्या आपको क्या लगता है? हाँ, आप पढ़ना ज्यादा हेक्टिक है बिकॉज आप ऑफिस में अगर एक दिन काम नहीं करते हैं तो वो दूसरे दिन हो जाएगा, बट अगर आपने एक दिन बैकलॉग पढ़ने में रख लिया तो वो कभी क्लियर नहीं होता और वो एग्जाम आ जाता है। बट ऑफिस में ऐसा नहीं होता, आप ड्यू डेट के दिन रात को 2-3 बजे तक के भी जाके कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक बहुत अलग ब्रेन लगता है, उसमें आपकी 100% एनर्जी जाती है। बट जब आप ऑफिस का काम करते हो तो इतनी एनर्जी आपकी नहीं जाती, क्योंकि आपको वो काम आता है, सिर्फ आपको प्रैक्टिकली करना है वो। देख लो स्टूडेंट्स तो आप, ये बहुत मेन सो। देखो देखो वो तो है 6 to 9, जो भी आप 8 से निकल रहे हो 6 बजे जा रहे हो ठीक है, बट मुझे लगता है कि वो पढ़ाई से तो ठीक है, वो पढ़ना सच में चैलेंजिंग टास्क है। तो जो भी स्टूडेंट ये मई नवंबर के लूप में फंसे, निकलो यहाँ से, आगे बढ़ो। देखो निकालेगा कोई बाहर नहीं। अगर मैं भी बात करूँ एज अ मेंटर बोलूँ, तो मैं सोचो कि मैं 100% आपको निकाल दूंगा यहाँ से, नहीं, जब तक आप अपना एफर्ट्स नहीं लगाओगे तब तक मुश्किल है। चाहे वो ट्विंकल हो, चाहे हमने हेमंत से लिया, चाहे शशांक जी से लिया, एंड करंटली बहुत इंटरव्यूज आप देख रहे होगे, सबने अपने साइड से अपना 100% दिया। मैं ट्विंकल की बात स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो भी टेस्ट पेपर ये लिख के भेजती थी, उनके बाद ये पूछती थी कि सर यहाँ पे और कैसे इंप्रूव करेंगे। एंड टेस्ट पेपर लिखने के बाद ही वो इंप्रूव वाला वर्ड आएगा, क्योंकि आप लिखोगे ही नहीं, आप टारगेट्स लोगे ही नहीं, आप खुद में चैलेंज फील नहीं करोगे, आप बैठे रहोगे सोचोगे सब कुछ हो जाएगा, नहीं। कल ही मैंने एक पोस्ट डाला था कि जो ट्राई कर रहे हैं वही जीतेंगे, जो बैठ के बस ये सोच रहे कि हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, फिर आप एक लूप में फंस जाओगे। एंड टाइम कब बीतता है ना ये पता नहीं चलता है, कि आप पीछे मुड़ के देखोगे 2-3 साल तो बहुत इजी तरीके से ये सीएम में निकल जाते हैं। इसलिए इस लूप को ब्रेक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, इसमें मेरा एफर्ट लगेगा, बट मेरे एफर्ट से 2 टाइम्स 3 टाइम ज्यादा आपका एफर्ट लगना चाहिए। तो इनका एक लास्ट मोटिवेशन मैसेज बता दो नवंबर 24 स्टूडेंट्स के लिए, या जो भी मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, एक क्लियर मैसेज कि हाँ इस माइंडसेट से आपको ज्वाइन करना है, एंड प्लस कुछ मोटिवेशन की, ठीक है नवंबर 24 आपका निकल जाएगा, कुछ एक मोटिवेशन लाइन बता दो। एंड प्लस में मेंटरशिप के रिगार्डिंग जो ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे आपने भी ज्वाइन किया होगा, बहुत सारे इफ एंड बट होंगे, उसके बाद चीजें क्लियर हुई होगी, तो किस माइंडसेट से ज्वाइन करना चाहिए आप थोड़ा सा उसके बारे में क्लियर कर दो, फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। जब हम मेंटरशिप ज्वाइन किए थे तो हाँ, एक इफ एंड बट होता है कि और हमारा और सर का जो टाइम टेबल है वो मैच होगा कि नहीं। बट नो डाउट वो मैच करता है, क्योंकि जो भी सर के टारगेट्स होते हैं वो बहुत ही इजीली अचीवेबल होते हैं। उसके बाद भी आपके पास 4 to 5 आवर स्पेयर बचते हैं जिसमें आप अपना कुछ भी पढ़ सकते हो। तो ये तो हर टाइम ही चलता है, इवन लास्ट तक के भी ये होता है कि आपके पास 4 to 5 आवर स्पेयर बचते हैं। नेक्स्ट थिंग कि सर टेस्ट लेते हैं। मैं मुझे याद है कि एक बार मैंने सर को मैसेज किया था कि मैं टेस्ट लेट दूंगी, तो सर ने बोला था अगर आप एक बार ये कंटिन्यू करना स्टार्ट करोगे, वो जूम सेशन में अगर आप एक बार टेस्ट छोड़ना शुरू किए तो फिर वो चलता ही रहता है, फिर वो आप कभी वो जूम सेशन में आके टेस्ट नहीं दोगे। तो ये भी नेक्स्ट चीज है कि आप जब टेस्ट दे रहे हो तो सर के साथ ही खत्म करो। वो जितने भी मार्क्स आए वो आपका पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट ही है, उस दिन वो एग्जाम नहीं है। तो ये पॉइंट मुझे ऐसा अच्छा लगा। वो जूम सेशन ही अच्छा है कि वो एक टाइम डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में टेस्ट होते हैं। तो आप अगर आपको मॉर्निंग वाला नहीं देना है तो आप इवनिंग वाले बैच में दे सकते हो। तो ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती है। सर की सबसे मेन तो एलडीआर, लास्ट में ऐसा होता है कि आप 100% कभी भी नहीं पढ़ सकते हो, एक का चैप्टर तो आपसे छूटते हैं। आपको अगर लास्ट मोमेंट पे भी अगर एलडीआर से देख लिया और एक क्वेश्चन भी आ जाता है 5 to 6 मार्क्स का, तो वो एड ऑन ही है और उसमें ज्यादा क्वेश्चंस होते नहीं है। और फिर जब लास्ट एग्जाम्स होती है, एग्जाम के डे में सर का एक अलग से डेडिकेटेड ग्रुप होता है जिसमें सर क्वेश्चंस डालते हैं कि हर चैप्टर में ये क्वेश्चन आ सकता है। उसमें भी बहुत कुछ हेल्पफुल होता है। मैं नहीं बोलूंगी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बट अगर वो एक पॉइंट एक कॉन्सेप्ट भी आ गया ना तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपने एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले उसको देखा है। तो ये सारी मुझे बहुत प्लस पॉइंट लगे मेंटरशिप के। और लिटरली आफ्टर माय क्लियरिंग मैंने यहाँ पे अराउंड 10 to 15 ऐसे मेरे फ्रेंड्स थे जिनको मैंने उनके रिजल्ट के फेल होने वाले दिन ही मैंने ज्वाइन करा लिया था कि साहिल सर से आप ज्वाइन करो, आपका हो ही जाएगा। और उनको उनके तरफ से भी बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया, क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है ये। ग्लैड ग्लैड ग्लैड, बहुत बहुत अच्छा। देखो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करने आते हैं, देखो इफ एंड बट होता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इसलिए मैंने आज ये प्रॉपर एक गाइड बुक निकाला है कि आप मेंटरशिप को मिलने क्या क्या वाला है। मैं टेस्ट, टारगेट्स, यूनिट टेस्ट, फुल टेस्ट, मतलब एलडीआर बुक सॉफ्ट कॉपी होगा। मैं तो ये बहुत कमिटमेंट देता हूँ कि स्टूडेंट के साथ लास्ट एग्जाम डे तक रहूंगा। जब आपका एग्जाम फिनिश होगा तब हम थोड़ा रिलैक्स होंगे, तब हम थोड़े चैन की सांस लेंगे, क्योंकि पता होगा इनको भी लास्ट डे पे हम जाके बैच को फिनिश करते हैं, जो आपका आईडीटी पेपर होगा उसके पहले कुछ ना कुछ वॉइस क्लिप्स, कुछ ना कुछ
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स। हम तो नाइट स्टडी भी, मतलब तो मैं बोलता हूँ, मैं जाग रहा हूँ तो मैं स्टूडेंट बोलूंगा चलो 2-3 घंटे तो और हम पुश मार सकते हैं कि 2-3 बजे तक अपनी स्टडी कर सकते हो। बहुत स्टूडेंट्स अपना कमिटमेंट देके यहाँ पे आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, आप अगर अगर अपना 1 रुपया भी कहीं लगाते हो तो मैं बोल चाहता हूँ कि आप उसको वसूलो। सिंपल सी बात है, आपका वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से है, आप उसको एक एक रुपया का जो इन्वेस्टमेंट है आप उसको प्रॉपर तरीके से निकालो। तो मैं आपके साथ रेडी रहूंगा आने वाले अपकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट एक मोटिवेशन में से नवंबर 24 स्टूडेंट्स की लास्ट, किस माइंडसेट से बैठना है पेपर में? मोटिवेशन यही है कि पेपर डिफिकल्ट आए चाहे इजी आए, इजी आएगा तो उसमें फ्लो नहीं हो जाना है, क्योंकि उसकी चेकिंग डिफिकल्ट होती है। और अगर डिफिकल्ट पेपर आए तो चेकिंग इजी होगी, तो उससे डरना नहीं है। तो ये मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। और एक बार ये वाला टाइम निकल जाएगा ना, अगर ये 2-3 मंथ्स में हमने अगर अपना 110% दे दिया, वो आपको एग्जाम देने के बाद ही पता पड़ जाता है कि आपने अपना 100% दिया है कि नहीं। तो जब क्लियर हो जाएगा तो ये बुक सामने नहीं रहेगी, क्योंकि सीए फाइनल की बुक्स बहुत बड़ी होती है, बहुत ज्यादा। वो आपकी हाइट को भी क्रॉस कर जाएंगे अगर अटेम्प्ट्स लगते गए, क्योंकि हम ऑथर चेंज करते जाते हैं। तो बस ये 3 महीने लग के अगर पढ़ लिए तो फिर लाइफ चेंज डेफिनेटली होती है सीए बनने के बाद, नो डाउट। तो रिक्वेस्ट है हर स्टूडेंट्स को कि आंख बंद करो, 3-4 महीने प्रॉपर प्रिपरेशन करने बैठ जाओ। एक ही बार है, अपना 200-300% जो लगाना लगा दो, दोबारा से वो बुक नहीं देखना। मेरा भी सोर्स ऑफ मोटिवेशन ये था, मैं सच बताऊं, मैं भी एक ही बार सोचता था कि जितना एफर्ट लगाना है वो लगा दो आज ही, क्योंकि दोबारा शायद एफर्ट लगाना मुश्किल हो जाता है, दोबारा वो रिदम पकड़ना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि रिजल्ट जब नेगेटिव आता है तो आपको 10 to 15 डेज लग जाता है खुद को संभालने में कि अरे यार थोड़ा सा मेहनत और कर लेते उस समय तो शायद आज क्लियर हो जाता है। क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। क्योंकि बहुत अच्छा सेशन था, आपने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से डील किया। स्टूडेंट्स को सच में यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो हम कोशिश करेंगे आने वाले सेशन में आपसे और कनेक्ट हो, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे उसको भी लेके आएंगे। ठीक है, इट वाज सच अ गुड सेशन। तो मिलते हैं ट्विंकल फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर कमिंग। ठीक है। ओके सर, गुड नाइट सर।